आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। आज हम लोग ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर आपने देख ही लिया होगा। हम लोग स्टार्ट करें ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। जैसे हमने वेस्ट मैनेजमेंट कवर किया, अब ट्रांसपोर्ट कवर कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, ईजी चैप्टर है और इसमें आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आगे पढ़ने में हमें दिक्कत ना हो। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग शॉर्ट पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये आपको हेल्प करेंगे 1 मार्क से क्वेश्चन से डील करने के लिए। प्लस कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बना के आते हैं, तो उसमें आपको अगर इसका मतलब पता रहेगा तो ईज़िली आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहला है एक्सपोर्ट। तो इसको आप लोग 1 मार्क्स की तरह लिखिए। आप लिख लीजिए डिफाइन एक्सपोर्ट। डिफाइन एक्सपोर्ट। और इसमें लिखिए एक्सपोर्ट आर द प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट आर द प्रोडक्ट विच आर सेंड आउट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट आर द प्रोडक्ट विच आर सेंड आउट ऑफ द कंट्री मेनली फॉर सेल। एक्सपोर्ट आर द प्रोडक्ट विच आर सेंड आउट ऑफ कंट्री मेनली फॉर सेल। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हो तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजेंगे तो उसको एक्सपोर्ट नहीं कहेंगे। यहाँ पे कंट्री होना चाहिए। ठीक है, और अपने एग्जाम्पल में आप लिख भी सकते हैं गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूएस। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री का ही एग्जाम्पल दीजिएगा, स्टेट का एग्जाम्पल मत दीजिएगा। एक्सपोर्ट वर्ड जो होता है वो कंट्री में ही हम लोग यूज़ करते हैं कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सामान बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफाइन हार्बर। HARBOUR। डिफाइन हार्बर। इसमें लिखिए हार्बर इज एन एरिया ऑफ वाटर नियर द कोस्ट। Harbor is an area of water near the coast. This is protected from open sea by a strong wall. This is protected from open sea by a strong wall. Full stop. Ships can safely take shelter here. Ship can safely take shelter here. तो हार्बर होता क्या है? ये एक ओपन एरिया होता है समुद्र के किनारे। ठीक है, तो समुद्र के किनारे जो एक ओपन एरिया हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्स का यूज़ करके, मतलब एक मजबूत दीवार बनाते हैं साइड से, ताकि जो शिप है वहाँ पे आके खड़ी हो सके। ठीक है, ज़रूरी नहीं है शिप आया तो तुरंत जो भी गुड्स उस पर लगा हुआ है अनलोड हो जाए। ठीक है, उसको वहाँ से निकालने के लिए भी समय लगता है, 2 दिन 3 दिन तक शिप खड़ी रहती है। तो जो शिप खड़ी रहती है वो कहाँ खड़ी रहती है? वो हार्बर पे खड़ी होती है। ठीक है, तो आपको हार्बर वर्ड याद रखना है कि जो भी शिप आती है वो हार्बर पे खड़ी रहती है। फिर उसके बाद जब उसके कस्टम क्लियरेंस सब हो जाते हैं तो उस पर से गुड्स उतार दिया जाता है। तो क्लियर है? अब लिखिए नेक्स्ट डिफाइन हिंटरलैंड। HINTER। हिंटरलैंड। डिफाइन हिंटरलैंड। और इसमें देखिए आंसर, हिंटरलैंड इज द प्रोडक्टिव एरिया। हिंटरलैंड इज द प्रोडक्टिव एरिया अराउंड द सिटी। हिंटरलैंड इज द प्रोडक्टिव एरिया अराउंड द सिटी on the coast from where goods are exported. From the coast where goods are exported. Hinterland is productive area around the city on the coast from where goods are exported. तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंटरलैंड वो जगह होता है जो कि सिटी के पास होता है। ठीक है, सिटी के पास होता है लेकिन वो कोस्टल एरिया होता है, मतलब उसके वहाँ से
शिप आराम से गुड्स उठा सकती है, ठीक है। तो हिंटरलैंड में से केवल एक्सपोर्ट होता है। हिंटरलैंड जो वर्ड यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है, वहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट का प्रोसेस यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मतलब शिप जहाँ पे खड़ी होती है, खाली शिप है आगे खड़ी हो गई, भरी शिप आगे खड़ी हो गई, तो उसको हार्बर कहेंगे। लेकिन हिंटरलैंड क्या कहेंगे, एक ऐसा एरिया जहाँ पे सारे गुड्स इकट्ठा होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम हिंटरलैंड कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिफाइन इंपोर्ट। डिफाइन इंपोर्ट, इसमें लिखिए इंपोर्ट आर द define importers. Importers are the product which come into the country for various purpose. Importers are the product which come into the country for various purpose. These items are generally required by the industries. These items are generally required by the industries. तो देखिए इम्पोर्टर्स में क्या है, इम्पोर्टर्स आर द प्रोडक्ट्स विच कम इनटू द कंट्री फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब वो प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में आते हैं, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में जो प्रोडक्ट आता है उसको इम्पोर्टेड गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो गुड्स हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, और इसमें जो भी दीज आइटम आर जनरली रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है उसको ज़रूरत पड़ता है। जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके पास जो मशीन्स आती हैं उनको वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। जो इंडिया में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया से ले लिए। जो इंडिया में नहीं बन रहा है, ज़्यादातर मशीनें क्या होती हैं दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट होती हैं, ठीक है। जितना गुड्स नहीं इम्पोर्ट होता उससे ज़्यादा मशीनरी इम्पोर्ट होती है, ठीक है। तो इम्पोर्ट तो वो अब यहाँ पे एग्जांपल जो देंगे आप, इंडस्ट्री का ही एग्जांपल अपने एग्जाम में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड। डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड, आंसर लिखिए, इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब यहाँ सेल और परचेज दोनों आएगा। हमने यूएस को कुछ गुड एक्सपोर्ट किया और फिर यूएस से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया, तो दोनों को साथ में हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मिला के बनते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन NHAI। NHAI तो उसका पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या होता है। डिफाइन NHAI लिखिए, NHAI stands for NAHI stand for National Highway Authority of India। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए, इट मैनेज एंड मेंटेन द हाईवे। इट मैनेज एंड मेंटेन द हाईवे। तो जितना भी आप हाईवे देखते हो, ठीक है, वहाँ पे भले ही कोई प्राइवेट कंपनी उसको मेंटेन कर रही है, मैनेज कर रही है, लेकिन उसको काम जो देता है वो NHAI ही देता है। मतलब उनको जो वर्क मिलता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया असाइन करता है, और फिर वो लोग प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो काम करती हैं मेंटेनेंस का, बनाने का, ये सारा काम वो करती हैं। लेकिन जो काम मिलता है ये NHAI जो है, NHAI एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाईवे के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, कि हाईवे को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या वहाँ पे ख़राबी हो रही है। तो समय समय पे जितना भी रिपेयर का काम वाम होता है सब NHAI का रहता है। NHAI जो होता है वो अपने से भी कर सकता है, वो काम अपने से भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करके काम करा सकता है, और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि वो कंपनीज को भी हायर कर लेता है।
ऐसे बड़ा काम है तो NHAI क्या करता है, एक बड़ी कंपनी को हायर करता है और उसको सारा काम दे देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर वो काम करके पूरा करते हैं। तो आप जब भी जाओगे आप कहीं हाईवे पे तो आप देखोगे NHAI लिखा रहता है, वही होता है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डिफाइन पोर्ट, PORT, डिफाइन पोर्ट। इसमें लिखिए पोर्ट इज अ टाउन और अ सिटी विथ हार्बर, पोर्ट इज अ टाउन और सिटी विथ अ हार्बर, स्पेशली where the ship are loaded and unloaded, especially where the ship are loaded and unloaded। तो देखिए हार्बर आपको समझ में आ गया, हिंटरलैंड समझ में आ गया। अब उसी से कनेक्टेड है आपका पोर्ट। पोर्ट हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर शहर को बोलते हैं, उस शहर को जिस शहर में ये हार्बर होता है, ठीक है। हार्बर से जो शहर कनेक्टेड है, मतलब जिस भी शहर में हमने हार्बर बना लिया, अब उस शहर को हम पोर्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपका गुड्स अनलोड और लोड होता है। जो भी हमें लोड करना है गुड्स शिप पे, वो भी वही करते हैं, और जो अनलोड करते हैं वो भी हम लोग वही करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन रोड डेंसिटी, डिफाइन रोड डेंसिटी। इसमें देखिए रोड डेंसिटी इज द लेंथ, रोड डेंसिटी इज द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, रोड डेंसिटी इज द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। तो रोड डेंसिटी है क्या, यहाँ पे हम लोग पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एक साथ में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग रोड डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है, ये हमारे कंप्लीट हो गए इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब इसके अंदर की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन याद लिख लीजिए, या फिर आप हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में लिख सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इसमें लिखिए इंडिया इज ब्लेस्ड विथ, इंडिया इज ब्लेस्ड विथ वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया इज ब्लेस्ड विथ vast natural resources and has great diversity in economic, social, cultural structure, has great diversity in economic, social and cultural structure। Transport is required not only for people but also for carrying goods। Transport is required not only for people but also for carrying goods from one place to another, from one place to another। The growth of country does not depend only upon the production of goods, and services, but also on their movement, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो एक कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है इस मामले में। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही वास्ट
वैरायटीज़ की हैं, ठीक है। और प्लस इसमें ये भी बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। ट्रांसपोर्ट में ये भी इंक्लूड होता है कि गुड्स हम कितना आसानी से गुड्स को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है तब हम ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई जनरल पब्लिक या इंडिविजुअल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो तो चलिए ठीक है, ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन गुड्स एक बड़ा हिस्सा है। क्यों? अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गुड्स के वजह से ही, गुड्स के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ही बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है, ठीक है। जैसे कोई बड़े शहर में कोई सामान बिक रहा है तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप अपने शहर में लाके बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको एक रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू कितने लोगों को जॉब मिल जाती है, कितने लोगों को काम मिल जाती है, काम मिल जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट आप देखोगे ज़्यादातर फोकस करता है कि हम रोड्स को अच्छा करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करें। भाई जिस कंट्री में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो उस कंट्री में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है खाने पीने की, ये सब प्रॉब्लम ख़त्म होने लगती है, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि अभी गवर्नमेंट रोड क्यों बनवा रही है, गवर्नमेंट को तो लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। रोड बनवाने का फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर लेबर है कोई, अगर गांव में लेबर है तो वो कम से कम कहीं दूसरे जगह जाके, शहर में जाके काम तो कर सकता है, ठीक है। अब किसी के पास थोड़ा मोड़ा पैसा है तो वो शहर से सामान ला के गाँव में बेच सकता है। तो ऐसा बहुत सारा काम है जो कि रोड के हेल्प से हो जाता है। तो रोड अच्छा होने की वजह से बहुत लोगों को रोज़गार का अवसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब आगे देखिए, अभी वही आंसर चल रहा है। द मूवमेंट कैन बी ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो सिंपल सी बात है, आप मूवमेंट तीन तरीके से कर सकते हैं, लैंड से, वाटर से, एयर से। उसमें देखिए, सो वी कैन डिवाइड mode of transport into so we can divide the mode of transport into point number first roadways, point number second railways, point number third airways, point number fourth waterways। तो चार अलग अलग पॉइंट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का आंसर। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक पॉइंट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, सब लाइन से हमको सेपरेट तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे का सेपरेट हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो अगर आप इस तरीके से जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे तो आपका ज्योग्राफी इजीली तैयार हो जाएगा। और आईसीएससी में ऑप्शनल तो होता ही है, तो हम लोग पहले इजी लेके चल रहे हैं ताकि आपको इजी पहले याद हो जाए, ठीक है। थैंक यू।